एक समय की बात है, दूर एक शहर में एक धनी आदमी अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। तीनों में सबसे छोटी बेटी बहुत खूबसूरत थी, इसलिए सब लोग उसे ब्यूटी कहकर बुलाते थे। वो बहुत अच्छी और दयालु थी। उसकी बड़ी बहनें ना तो अच्छी थी, ना ही दयालु। सच तो ये है कि वो दोनों ब्यूटी से बिल्कुल विपरीत, स्वार्थी और घमंडी थीं। एक दिन उनका पिता बड़े दुखी मन से घर आया। जब लड़कियों ने पिता से उनकी उदासी का कारण पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया, अब हम गरीब हो गए हैं। भाग्य ने हमारा साथ छोड़ दिया। अब हमें आलीशान घर को छोड़कर देहात के किसी झोपड़े में रहना पड़ेगा। दोनों बड़ी बेटियां ये बात सुनते ही अपना आपा खो बैठीं। हम लोग गांव में जाकर कैसे रह पाएंगे पिताजी? उन दोनों ने कहा। मगर ब्यूटी ने कहा, मुझे तो जंगल, खेत खलिहान और फूलों के बीच में रहना बहुत अच्छा लगता है। कुछ दिनों बाद उस धनी आदमी को गांव में एक बड़े से बगीचे के साथ एक छोटी सी झोपड़ी मिल गई और वो सब वहां रहने चले गए। पिता उस बगीचे में कड़ी मेहनत कर फल और सब्जियां उगाने लगा और उन्हें बेचकर आराम से जीवन गुजारने लगा। एक दिन व्यापार के सिलसिले में पिता को दूर गांव में जाना पड़ा, इसलिए उसने तीनों बेटियों को पास बुलाकर कहा कि वो अगले दिन ही वापस लौट आएगा। उसके बाद उसने एक एक बेटी से बारी बारी से एक बात पूछी। क्या ऐसा कोई सस्ता उपहार है जो मैं तुम्हारे लिए ला सकूं? सबसे बड़ी बेटी ने कहा, हाँ, मुझे हीरे चाहिए। मुझे मोती चाहिए। दूसरी बेटी बोली। मगर ब्यूटी ने कहा, पिताजी, मेरे लिए सफेद गुलाब के फूलों का गुच्छा लेते आइएगा। उसके बाद पिता घोड़े पर सवार होकर निकल गया। ब्यूटी ने दरवाजे तक आकर पिता को हाथ हिलाते हुए विदा किया। पिता अपने व्यापार का काम निपटाकर घर लौटने लगा। कुछ दूर आने के बाद काफी अंधेरा हो गया और वो अपनी राह भटक गया था। भटकते हुए वो घने जंगल में आ पहुंचा। अब तो उसे वहां से बाहर निकलने का रास्ता नहीं सूझ रहा था। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार उसे कुछ दूरी पर रोशनी की एक किरण दिखी और उसने घोड़ा उस तरफ बढ़ा लिया। जैसे तैसे वो रोशनी के नजदीक पहुंचा, वहाँ उसे पेड़ों के बीच में एक चौड़ा सा मार्ग दिखा। घोड़े पर सवार वो उस मार्ग पर चल दिया और तब उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उसने एक महल का द्वार देखा। महल का दरवाजा खुला हुआ था, मगर वहाँ कोई नहीं दिख रहा था, इसलिए वो व्यापारी अंदर चला गया। वो स्वागत कक्ष के दाहिने वाले कमरे में चला गया, जहाँ एक भट्टी में आग दहक रही थी। उसने देखा मेज पर एक आदमी का भोजन रखा हुआ है। वो बहुत थका हुआ और भूखा था, इसलिए उसने सोचा कि अगर यहाँ कोई नहीं है तो वो ही ये स्वादिष्ट भोजन खा लेगा और उसके बाद घोड़े को अस्तबल में वो ले जाएगा। वो आराम से खाना खाने लगा। खाने के बाद उसे नींद आने लगी और हॉल को पार करने के बाद उसे एक सुंदर सा बेडरूम दिखा। वो बिस्तर पर लेट गया और सुबह तक के लिए गहरी नींद में सो गया। जब उसकी नींद खुली तो उसके कपड़े गायब थे, लेकिन एक कढ़ाई किया हुआ सूट कुर्सी पर रखा हुआ था। उसने नए कपड़े पहने और अपने घोड़े को देखने के लिए अस्तबल की तरफ चल पड़ा। अस्तबल के रास्ते में सफेद गुलाब के फूलों का एक सुंदर सा बगीचा था। सफेद गुलाब के फूलों पर उसकी नजर पड़ते ही उसे ब्यूटी की इच्छा की याद आ गई और उसने अपनी छोटी बेटी ब्यूटी के लिए फूलों का एक गुच्छा बना लेने की सोची। वो गुलाब के फूलों की तरफ आगे बढ़ा। उसने एक ही गुलाब तोड़ा था जब उसने पीछे से एक दिल दहला देने वाली आवाज सुनी और पीछे मुड़ते ही उसने एक विशाल सा राक्षस देखा। वो भयानक राक्षस ऊंची आवाज में बोला, एहसान फरामोश इंसान, तुमने किसका खाना खाया? किसके बिस्तर पर सोया और किसके कपड़े तुमने पहन रखे हैं? मेरे और मेरे एहसान का सिला तुम मेरे गुलाब चुरा कर दे रहे हो। तुम्हें मरना होगा। कृपया मुझे मत मारिए।
उसने विनती की। सिर्फ एक शर्त पर तुम्हें जीवन दान मिल सकता है। राक्षस ने कहा, महीना खत्म होने से पहले तुम्हें फिर यहाँ आना होगा, लेकिन साथ में उसे लाना होगा जो घर जाते वक्त तुम्हें सबसे पहले मिलेगा। ब्यूटी के पिता के पास इस शर्त को स्वीकार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही वो अपने घोड़े पर सवार होकर महल से निकला, वो राक्षस से किए गए वादे के बारे में सोचने लगा। उसे ये याद आने लगा कि घर से जाते वक्त कैसे ब्यूटी ने दरवाजे पर खड़े होकर हाथ हिलाते हुए उसे विदा किया था। एक भयानक विचार से वो सिहर उठा। क्या होगा अगर ब्यूटी मेरे रास्ते में सबसे पहले आई तो? यहाँ ब्यूटी अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी अपने पिता के वापस आने का इंतजार कर रही थी। जब उसने दूर घोड़े पर सवार एक आकृति को आते देखा तो वो कमरे से निकलकर बगीचे के मार्ग पर आ गई। हाँ, ये उसके पिता ही थे जो लौटकर घर आ रहे थे। मगर ब्यूटी अपने पिता के साथ हुई घटना से अनजान थी। वो काफी थके हुए और दुखी लग रहे थे। पिताजी, आप मुझे देखकर खुश नहीं हुए? वो अपनी छोटी बेटी को गले लगाकर रोने लगे। जब वो झोपड़ी में पहुँचे तो पिता ने बेटी को राक्षस से किए हुए अपने वादे के बारे में बताया। लेकिन तुम मेरे साथ मत आना ब्यूटी, चाहे कुछ भी हो जाए, उसने कहा। मगर ब्यूटी ने जिद करते हुए कहा कि जब एक बार कोई वचन दे दिया जाता है तो उसे निभाना ही पड़ता है। आखिरकार उसका पिता इस बात पर राजी हो जाता है कि इस महीने के अंत में वो ब्यूटी को लेकर राक्षस के पास जाएगा। महीने का आखिरी दिन जल्दी ही आ गया और पिता और उसकी लाडली बेटी जंगल के लिए निकल पड़े। रात होते होते ब्यूटी और उसके पिता जंगल के उस महल में पहुंच जाते हैं। जब वो अंदर जाते हैं तो उन्हें मेज पर सजा हुआ 2 लोगों के लिए स्वादिष्ट भोजन मिलता है। जैसे ही वो खाने के लिए बैठते हैं, दरवाजे से एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। वो राक्षस की आवाज थी। राक्षस ब्यूटी के पिता की तरफ मुखातिब होकर पूछता है, क्या ये तुम्हारी वही बेटी है जिसके लिए तुमने सफेद गुलाब तोड़े थे? जी, पिता ने कहा। इसे दुखी नहीं होना चाहिए, राक्षस ने कहा। इस महल की सारी चीजें उसके इस्तेमाल के लिए हैं। उसका कमरा भी सजा दिया गया है। शुभ रात्रि। ब्यूटी ने जब कमरे में प्रवेश किया तो पाया कि ऐसा सुंदर कमरा उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। थकी होने के कारण उसे जल्दी ही नींद आ गई। सुबह ब्यूटी और उसके पिता ने एक साथ नाश्ता किया और पिता ने बेटी से विदा ले लिया। जब घोड़े पर सवार पिता उसकी आंखों से ओझल हुए तो ब्यूटी अपने कमरे में लौट आई। एक दीवार पर एक आईना टंगा था और उसके नीचे सुनहरे अक्षरों में लिखा था, प्यारी ब्यूटी, अपने आंसू पोंछ लो। इन आंसुओं का कोई मतलब नहीं। तुम बेफिक्र रहो। इस आईने में देखकर तुम जो भी इच्छा जाहिर करोगी तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगी। इन शब्दों से ब्यूटी को थोड़ी राहत मिली। उसने सोचा अगर उससे यहाँ कोई भी दिक्कत हुई तो इस आईने के सामने अपने घर लौटने की इच्छा जताएगी। ब्यूटी का एक एक दिन एक एक साल सा गुजरता, जबकि राक्षस ने उसकी सुविधा की हर चीज मुहैया कराई थी। कभी वो किताबें पढ़ती और कभी चित्रकारी करती। किसी दिन वो बगीचे में खेलने निकल जाती और किसी दिन सुंदर सुंदर फूल इकट्ठा करने लगती। लेकिन हर शाम खाने के समय दरवाजे पर उसे एक ही आवाज सुनाई देती। एक गंभीर आवाज उससे पूछती, क्या मैं अंदर आऊं? और हर शाम सहमी हुई ब्यूटी जवाब देती, हाँ राक्षस जी। और वो आपस में बातें करते। राक्षस के आकार और आवाज से ब्यूटी हमेशा डरी रहती, मगर उसके शब्दों में इतनी मधुरता और दया थी
कि धीरे धीरे ब्यूटी का डर कम होने लगा। क्या मैं बहुत बदसूरत हूँ ब्यूटी? एक शाम उस राक्षस ने पूछा। हाँ राक्षस जी। और मैं बेवकूफ भी हूँ ना? नहीं, बेवकूफ नहीं हो तुम। क्या तुम मुझसे प्यार करोगी ब्यूटी? हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ क्योंकि तुम बड़े दयालु हो। तो फिर क्या तुम मुझसे शादी करोगी ब्यूटी? नहीं नहीं राक्षस जी। राक्षस उदास हो गया और ब्यूटी भी चिंतित हो गई। मैं किसी राक्षस से शादी नहीं कर सकती, उसने खुद से कहा। अगली सुबह ब्यूटी ने उस आईने में देखा। मुझे अपने प्यारे पिता का हालचाल जानना है, उसने कहा। और फिर आईने में उसके पिता की एक करुण तस्वीर दिखी। उसके पिता बिस्तर पर बीमार पड़े थे और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। अपने पिता की तकलीफ और अकेलेपन के बारे में सोचकर वो सारा दिन बस रोती रही। फिर हर शाम की तरह राक्षस उससे मिलने आया। उसने देखा कि ब्यूटी बहुत दुखी है। क्या बात है ब्यूटी? उसने पूछा। ब्यूटी ने अपनी उदासी की वजह उसे बताई और अपने घर जाने के लिए छूट देने की विनती करने लगी। तुम चली जाओगी तो मेरा दिल टूट जाएगा ब्यूटी, राक्षस ने कहा। मगर मैं तुम्हें रोते हुए भी नहीं देख सकता, राक्षस ने आगे कहा। तुम कल तुम्हारे घर जा सकती हो। शुक्रिया राक्षस जी, ब्यूटी ने कहा। मगर मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगी, 1 हफ्ते में मैं वापस आ जाऊंगी। राक्षस बहुत उलझन में था। उसे डर था कि अब वो ब्यूटी को हमेशा के लिए खो देगा। ये अंगूठी पहन लो, उदासी भरे लहजे में उसने कहा। अगर तुम वापस आना चाहोगी तो इस अंगूठी को निकाल कर अपने टेबल पर रख देना। और अब अलविदा मेरी ब्यूटी। उस रात ब्यूटी ने आईने में देखकर ये इच्छा जाहिर की कि वो कल सुबह अपने पिता की झोपड़ी में जगे। और ब्यूटी की इच्छा पूरी हो गई। उसकी अगली सुबह अपने पिता की झोपड़ी में ही हुई। जैसे ही पिता ने लाडली बेटी को देखा, उनकी तबीयत में सुधार आने लगी। ब्यूटी को पता ही नहीं चला कि 1 हफ्ता कैसे गुजर गया। हालांकि उसके पिता अब काफी हद तक ठीक हो चुके थे, फिर भी ब्यूटी ने उन्हें अपनी निर्दयी बहनों के भरोसे छोड़ना उचित नहीं समझा। मैं 1 हफ्ते और रुक जाती हूँ, ब्यूटी ने कहा। और ये सुनकर उसके पिता खुशी से मुस्कुरा उठे। अभी मुश्किल से 1-2 दिन ही बीते थे कि ब्यूटी ने एक सपना देखा कि राक्षस महल के बगीचे में सफेद गुलाब की झाड़ियों के पास घास में पड़ा हुआ दुख से बोल रहा है। ओह ब्यूटी, तुमने कहा था तुम लौट कर आओगी, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। इस सपने ने ब्यूटी को जगा दिया। बेचारे राक्षस की हालत के बारे में सोचकर वो परेशान हो गई। उसने बिस्तर से उठकर उस जादुई अंगूठी को अपने टेबल पर रखा और फिर वो सो गई। जब वो सुबह जगी तो वो बीस्ट के महल वाले अपने कमरे में थी। ब्यूटी जानती थी कि शाम होने से पहले राक्षस उससे मिलने नहीं आएगा और आज का दिन था कि बीतने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिरकार किसी तरह शाम हुई, मगर राक्षस नहीं आया। बेचारी ब्यूटी उदास हो गई। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। कहीं उसका सपना सच तो नहीं था? कहीं ऐसा तो नहीं कि राक्षस गुलाब की झाड़ियों में गिरा पड़ा हो? ब्यूटी रात के अंधेरे में महल के बगीचे की तरफ दौड़ पड़ी और भागते भागते गुलाब की झाड़ियों के पास पहुंची। वहां एक झाड़ी के बीचों बीच घास पर राक्षस पड़ा हुआ था। ब्यूटी उसके पास घुटनों के बल बैठ गई और अपना हाथ उसके सर पर रखा। जैसे ही ब्यूटी के हाथ का स्पर्श मिला, राक्षस ने अपनी आंखें खोली। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता ब्यूटी, राक्षस ने कहा। इसलिए मैं खुद को खत्म कर रहा हूँ।
मैंने तुम्हें फिर से देख लिया है। अब मैं चैन से मर सकता हूँ। ओह राक्षस जी, मैं तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकती। ब्यूटी ने कहा, तुम्हें जिंदा रहना होगा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मेरा यकीन करो, तुम बहुत दयालु हो। जब ब्यूटी ने ये शब्द कहे तो उसने अपने हाथों में अपना मुंह छुपा लिया और वो रोने लगी। जब उसने फिर से सर उठाकर देखा तो राक्षस गायब हो चुका था और उसकी जगह एक खूबसूरत सा राजकुमार खड़ा था और उसने खुद को आजाद कराने के लिए ब्यूटी का शुक्रिया अदा किया। क्या मतलब है तुम्हारा? ब्यूटी ने पूछा। ओह, मुझे मेरा राक्षस चाहिए, मेरा प्यारा राक्षस, और कोई नहीं। तब राजकुमार ने उसे समझाया। एक दुष्ट परी ने मुझे श्राप दिया कि मैं राक्षस बन के रहूंगा और साथ ही बेवकूफ और बदसूरत दिखूंगा। उसने उसे बताया। एक खूबसूरत लड़की जो मुझसे शादी करने के लिए तैयार होगी वही इस श्राप को तोड़ेगी, और तुम एक खूबसूरत लड़की हो ब्यूटी। राजकुमार ने पूरी बात बताई। फिर राजकुमार ने ब्यूटी को चूम लिया और उसे लेकर महल की ओर चल पड़ा। तभी एक अच्छी परी ब्यूटी के पिता को लेकर वहाँ प्रकट हो गई। ब्यूटी ने राजकुमार से विवाह कर लिया और अपने पिता और पति के साथ खुशी से जीवन गुजारने लगी। राजकुमारी और मेंढक। एक जमाने में बहुत ही बड़ा साम्राज्य था। वहाँ शूर और प्रामाणिक राजा शासन करता था। उसकी एक सुंदर सी बेटी थी। राजकुमारी गेंद से खेलने की बहुत ही शौकीन थी, इसलिए राजा ने उसके जन्मदिन पर उसे सोने का गेंद उपहार स्वरूप दिया। उसे वो गेंद बहुत ही पसंद था, इसलिए यदि महल के बाहर भी जाना हो तो वो हमेशा उस गेंद को अपने पास ही रखा करती थी। एक गर्मी में शाम के समय राजकुमारी घूमने के लिए उपवन में गई। उसने सोने के गेंद को स्वयं के हाथ में ही पकड़ा हुआ था। वो गेंद जितना ऊपर हवा में फेंक सकती थी उतना फेंकती थी और पृथ्वी पर गिरने तक ठहरती थी, किंतु उसने वो गेंद बहुत ही ऊपर फेंक दिया, इसलिए राजकुमारी को वो गेंद कहाँ गया ये दिखाई ही नहीं दिया। उसने नजदीक के तालाब में सिर्फ पानी के छिड़काव की बड़ी आवाज सुनी। अरे नहीं, मुझे विश्वास ही नहीं होता कि मेरा सोने का गेंद खो गया। राजकुमारी निराशा के साथ रो पड़ी। मैं मेरे पिताजी को कैसे बताऊं कि उन्होंने जो अनमोल उपहार दिया था वो मुझसे खो गया। ऐसा कहकर राजकुमारी बहुत ही रो पड़ी। इसे वापस पाने के लिए मैं कोई भी वस्तु दे सकती हूँ। अचानक एक मेंढक ने बाहर छलांग लगाई और वो तालाब के एक पत्ते पर बैठ गया। तुम क्यों रो रही हो राजकुमारी? उस राजकुमारी ने वो स्वर सुन लिया। उसने यहाँ वहाँ देखा, किंतु उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ क्या राजकुमारी? उसने वो कर्कश स्वर फिर से सुन लिया। उसके बाद उसने देखा कि तालाब के किनारे पर एक मेंढक बैठा हुआ है। राजकुमारी, अगर मैं गेंद को तालाब से निकाल के दूं तो तुम्हें अच्छा लगेगा? मेंढक ने बड़ी सभ्यता के साथ पूछा। हाँ हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा होगा। राजकुमारी खुशी से कूदने लगी। मैं तुम्हें ढेर सारे हीरे दूंगी, मोती दूंगी, तुम जो कहोगे वो करूंगी। लेकिन उस मेंढक ने इनकार कर दिया। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे हीरे और मोती नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारा कोई खजाना भी नहीं चाहिए, उसका मुझे कोई फायदा नहीं है। मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करो, मुझे अपने साथ में रखो, अपनी थाली से ही खाना खिलाओ और मुझे अपने बिस्तर में ही सुलाओ। अगर तुम्हें मंजूर है तो फिर मैं तुम्हारी गेंद तालाब से वापस लाऊंगा। ये कैसा भयानक विचार है? एक मेंढक मनुष्य जैसा जीवन कैसे जी सकता है? राजकुमारी चिंता में पड़ गई। ऐसा अश्लील मेंढक मेरी गेंद कैसे ढूंढ सकता है, इसका मुझे आश्चर्य है। और यदि उसने ऐसा किया भी तो मुझसे मिलने के लिए उसे मेरे महल तक आना पड़ेगा, जो उसके लिए बहुत दूर है। राजकुमारी ने कहा, ठीक है, मैं वचन देती हूँ, जो कुछ तुमने कहा वो मुझे मंजूर है। सिर्फ मुझे मेरी गेंद वापस करो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगी। राजकुमारी ने निवेदन किया। मेंढक ने तालाब में छलांग लगाई और पानी छिड़क गया।
राजकुमारी बहुत ही बेसब्री से उस तालाब की तरफ देख रही थी। जल्द ही मेंढक ने अपना सर ऊपर उठा लिया। मेरी राजकुमारी, ये रही तुम्हारी गेंद। उसने ऐसा कहा और तालाब से बाहर आते ही उसने सोने की गेंद उसकी तरफ फेंक दी। उसने उसकी पसंद की चीज ले ली और खुशी से महल की तरफ दौड़ने लगी। मेंढक उसे पुकारकर उसे दिए हुए वचन के बारे में याद दिलाने लगा, लेकिन वो भूल चुकी थी। रुक जाओ राजकुमारी, रुक जाओ। क्या तुम भूल चुकी हो अपना वचन? मुझे अपने साथ लेकर चलो। किंतु वो पीछे मुड़ी ही नहीं। अगले ही दिन जब राजकुमारी परिवार के साथ खाना खाने के लिए बैठी थी, उस वक्त किसी ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। राजकुमारी दरवाजे के पास आई और तालाब के मेंढक को देखकर वो आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि उसने स्वयं महल तक पहुंचने में जीत हासिल की थी ना। राजकुमारी ने झट से दरवाजा बंद कर दिया और फिर से टेबल पर जाकर बैठ गई। क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो मेरी बच्ची? उसके पिताजी ने कहा। लेकिन पिताजी, राजकुमारी ने कहा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि तालाब के पास जो कुछ हुआ उसे कैसे समझाएं। मेरे जन्मदिन पर आपने दिए हुए गेंद के साथ मैं खेल रही थी। मुझसे वह तालाब में गिर गया। वहाँ पत्ते पर एक मेंढक बैठा था और उस मेंढक ने उसे तालाब से निकालने में मेरी मदद की थी। बदले में मैंने उसे ऐसा वचन दिया था कि मैं उसके साथ यहाँ रहूंगी। राजा ने कुछ देर विचार किया और फिर कहा, तुम राजकुमारी हो और राजकुमारी झूठा आश्वासन नहीं दे सकती। तुम्हें तुम्हारा वचन पूरा करना होगा। राजकुमारी दरवाजा खोलने के लिए गई और मेंढक ने छलांग लगाई और उसके कर्कश स्वर में कहा, सुनो, मुझे खाने की मेज तक ले चलो ताकि मैं कुछ खा सकूं। राजकुमारी ने उसके पिताजी की तरफ देखा और अनिच्छा से ही उसने उस मेंढक को उठाया और टेबल की तरफ लेकर गई और उसे टेबल पर बिठा दिया। उसने घृणा से अपना हाथ साफ किया। उसके सोने की थाली में मेंढक ने खाना शुरू किया और टप 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 आवाज शुरू कर दी। खाना खाने के बाद मेंढक ने फिर से कहा, अब मैं बहुत थक गया हूँ। मुझे शयन कक्ष ले चलो और अपने बिस्तर में मुझे लिटाओ। मैं कुछ देर आराम करना चाहूँगा। राजकुमारी स्वयं की घृणा करने लगी। मुझे ऐसे कितने दिन जीना होगा? इस गंदी चीज से मुझे कब छुटकारा मिलेगा? राजकुमारी उसे अपने कमरे की तरफ लेकर गई और उसने उसे सामने ही एक तकिए पर रख दिया। दिए हुए वचन के अनुसार मेंढक राजकुमारी के आगे सो गया और सुबह होते ही उसने छलांग लगाई और महल से बाहर निकल गया। चलो जान छोटी। उठते ही राजकुमारी ने राहत की सांस ली और उसने देखा तो मेंढक चला गया था। मैंने उसकी इच्छा पूरी की है, अब वो फिर से मुझे नहीं सताएगा। किंतु वो गलत थी, क्योंकि शाम को मेंढक फिर से आ गया। जिस समय उसने धीरे से दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनी, उस समय वो पहले से ही बिस्तर पर थी। दूसरे दिन सुबह राजकुमारी जगी और उसने देखा तो मेंढक फिर से आ गया था। किंतु शाम हो गई और फिर से मेंढक ने तीसरी बार दरवाजा खटखटाया। हर दिन मेंढक के साथ सोने से राजकुमारी को घृणा आ गई और वो उससे छुटकारा पाने का विचार करने लगी। उसके मन में विचार शुरू थे। उसी वक्त वह सो गई। जब वह सुबह उठी तब उस वक्त मेंढक चला गया था और एक भूरी आंखों वाला राजकुमार उसे ताक रहा था। वो आश्चर्यचकित हो गई, किंतु एक ही रात में ये सब ठीक कैसे हो गया, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। राजकुमार ने उसके शापों की संपूर्ण दर्दनाक कहानी उसे बता दी और उसने आगे कहा, मैं राजकुमार था और तुम्हारी तरह महल में रहता था, लेकिन एक दिन एक दुष्ट मांत्रिक ने मुझे शाप दिया। उसी वजह से मुझे ऐसी राजकुमारी को ढूंढना था जिसके साथ मैं 3 दिन रह सकूं शाप मुक्ति के लिए। अब मैं बहुत खुश हूं कि तुम वही राजकुमारी हो जिसने मुझे तकलीफ से बाहर निकाला। अपने जीवन में अद्भुत सुंदर राजकुमार मिलने पर राजकुमारी बेहद खुश थी। जल्द ही दोनों ने शादी कर ली और राजकुमारी के पिताजी के महल में दोनों खुशी से रहने लगे। समाप्त। जादुई खिचड़ी का बर्तन। एक बार एक सुंदर छोटी बच्ची रहती थी जिसका नाम था मेलोडी। वो अपनी माँ के साथ छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। वो बहुत ही गरीब थी, लेकिन अपनी माँ को गाना सुना के हमेशा खुश रखती थी। हर दिन मेलोडी खाना ढूंढने जंगल पे जाया करती थी।
उसे जो भी मिलता वो लेकर घर वापस आती थी, लेकिन उतने में उनका पेट नहीं भरता था। एक दिन उनके गरीबी से तंग आकर मेलेडी ने घर छोड़ा और खाने की तलाश पे जंगल में चली गई। उसने बहुत ढूंढा पर कुछ भी नहीं हुआ, उसे कुछ भी नहीं मिला। आखिर घर ले जाने के लिए वहाँ कुछ नहीं था। अंत में वो एक बड़े पत्थर पे बैठ के रोने लगी। जब वो रो रही थी तो उसके मधुर गीत से एक दुख भरा गाना तैयार हो गया। उसका गाना सुन के वहाँ एक वन परी उसके सामने प्रकट हो गई और वो कहने लगी, क्या हुआ मेरी बच्ची, तुम क्यों रो रही हो? और इस जंगल में अकेली भला क्या कर रही हो? मैं यहाँ पर अपने लिए और अपनी माँ के लिए कुछ खाने के लिए ढूंढ रही हूँ। हम बहुत गरीब और भूखे हैं। मेलेडी दुखी होके बोली। तुम चिंता मत करो, वन परी ने कहा और अपने पास के जादुई छड़ी से उसने कंकड़ का रूपांतर बड़े जादुई बर्तन में कर दिया। ये जादू देखकर मेलेडी तो दंग ही रह गई। ये बर्तन घर ले जाओ और आगे से तुम्हारे परिवार में कोई कभी भूखा नहीं रहेगा। मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन अगर इसमें पकाने के लिए कुछ खाना ही नहीं होगा तो इस बर्तन का क्या उपयोग है भला? मेलेडी ने निराशा से कहा। उस पर वन परी ने कहा, ये जादुई बर्तन है। जब तुम्हें कुछ खाने की इच्छा होगी तब पक जा बर्तन पक जा ऐसे कहना, और जब तैयार हो जाएगा तब रुक जा बर्तन रुक जा ऐसे कहना। हाँ। मेलेडी उस परी से भेंट लेकर बहुत आनंदित हो गई और बड़े ही आदर से उसने वन परी से कहा, मेरी प्रिय वन परी माता, मेरे पास आपका शुक्रिया अदा करने के लिए शब्द ही नहीं है। मैं इसके बदले आपके लिए क्या कर सकती हूँ? मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारी इच्छा हो तो तुम मेरे लिए रोज एक सुंदर गाना गा सकती हो। इससे पहले कि मेलेडी उससे कुछ और पूछे, उससे पहले वन परी वहाँ से लुप्त हो गई थी। लेकिन जब मेलेडी उस खाली बर्तन के साथ बिना कुछ लिए घर वापस आई, तब उसकी माँ बहुत ही दुखी हो गई और उसने कहा, जब हमारे पास पकाने के लिए कुछ है ही नहीं, तब इस बर्तन का क्या उपयोग? मेलेडी ने वो बर्तन टेबल पे रखा और उसने कहा, पक जा बर्तन पक जा। कुछ भी नहीं हुआ। मेलेडी ने चिंतापूर्वक देखा, लेकिन उसके बाद वो बर्तन हिलने लगा, आवाज करने लगा। वो अचंभव होके देख रही थी कि भाप आ रहा है और मलाई दाल खिचड़ी पक रहा है। मेलेडी की माँ समझ गई कि ये जादुई बर्तन है। वो बहुत ही भूखी थी, इसलिए वो उस मलाईदार खिचड़ी के ऊपर टूट पड़ी और इसलिए उसने अपनी उंगली बर्तन में डाल दी। वो उस खाने के स्वाद से बहुत ही खुश हो गई और उस वजह से उसने मेलेडी के दूसरे सूचना की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। रुक जा बर्तन रुक जा। वो बर्तन खाली होने तक सिर्फ खाते ही रह गई और उनका पेट भर गया। मेलेडी की माँ ने खुश होके अपने पेट पे हाथ घुमाया। उसके बाद मेलेडी ने सोचा, अरे ये मेरे जाने का समय है और वन परी के लिए गाना गाने का समय है। इसलिए वो घर से बाहर निकली और फिर से जंगल में चली गई। यहाँ घर पे उसकी माँ बहुत खुश थी, क्योंकि अब से उन्हें खाने के बारे में चिंता करने की जरूरत ही नहीं थी। उस नए बर्तन का जगह बनाने के लिए उसने सारे पुराने बर्तन घर से बाहर फेंक दिए। जरूरत नहीं है। उन्होंने वो बर्तन धोया और धीरे से रख दिया। इतना काम करने से उन्हें दोबारा भूख लगी। पक जा बर्तन पक जा। उन्होंने आज्ञा दी और जल्दी उस बर्तन में बड़ा ही लजीज खिचड़ी तैयार हुआ। उन्होंने बिना कोई दूसरा बर्तन लिए उसी बर्तन में खाना शुरू कर दिया। खिचड़ी बड़ा ही लजीज था। स्वादिष्ट।
लेकिन जैसे जैसे वो तेजी से खाने लगी, वैसे ही बर्तन में भी खिचड़ी तैयार होने लगा और बर्तन से बाहर आके गिरने लगा। हे भगवान, मेलेडी किस प्रकार बर्तन को रोकती थी। बस बर्तन, बस। परंतु बर्तन में खिचड़ी बनता ही चला गया। बहुत हो गया बर्तन, बहुत हो गया। लेकिन बर्तन का खाना बाहर निकल के टेबल पे फैल गया। अरे अब मैं क्या करूं? सारा खाना अब जमीन पे फैल गया। मेलेडी की माँ बहुत ही डर गई। बस रुक जा, अब मैं क्या करूं? उन्होंने आज्ञा दी। जल्दी उन्हें पता चला कि उन्होंने बहुत ही बड़ी भूल कर दी है और वो वहाँ से भाग निकली। वो खाना दरवाजे और खिड़कियों से बाहर आकर रास्ते पे फैलने लगा। झाग बनकर उनकी बड़ी लहरें बनकर गांव में फैलने लगी। सभी गांव वाले अपने छत पर आ गए और मदद के लिए चिल्लाने लगे। मेलेडी ने सुना कि गांव के लोग बहुत दूर से चिल्ला रहे हैं। वो जंगल छोड़कर सीधे गांव के तरफ भागने लगी। उसने एक लकड़ी का काठ और डंडा लिया और घर के तरफ रवाना हो गई। अपने घर के पास आकर वो चिल्लाने लगी, रुक जा बर्तन, रुक जा। और बर्तन को जो करना था वो उसने कर दिया। जब ये लहर निकल गई तो मेलेडी ने देखा कि सभी लोग नीचे आ गए थे और मलाईदार खिचड़ी उठाकर खाने लगे थे। सारे गांव ने खिचड़ी का खूब आनंद लिया। सर्दी का मौसम खत्म होने तक वो लोग खाते ही रह गए और उसके बाद उस गांव में कभी भी कोई भी भूखा ना रहा। कहानी पूरी हुई। एक समय की बात है, एक बच्ची जिसने लाल रंग की कंटोप पहनी थी अपनी बूढ़ी दादी के लिए स्वादिष्ट भोजन ले जा रही थी। उसे अपने कंटोप से इतना प्यार था कि वो हमेशा पहनती, इसलिए उसका नाम पड़ गया लाल कंटोप वाली छुटकी। ला 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 ला। जंगल में फूलों, पंछियों और तितलियों को देखकर खुश होते हुए, गुनगुनाते हुए वो जंगल के रास्ते अपनी दादी के घर की तरफ बढ़ रही थी। एक खास जगह बड़े ही खूबसूरत और रंग बिरंगे फूल खिले देखकर उसका ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हुआ और वो सोचने लगी, दादी के लिए शरबत, केक और रोटियां तली हैं। अगर ये सुंदर सुंदर फूल भी ले लो तो दादी और खुश हो जाएगी। लेकिन मम्मी ने कहा था सीधे दादी के घर जाना, रास्ते से यहाँ वहाँ मत भटकना और न किसी से बात करना। लेकिन फूल तोड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अपनी माँ के सीख को नजरअंदाज करते हुए वो फूलों की डाल के पास पहुँची और फूल चुनने लगी। फूल चुनते चुनते उसकी नजर घने जंगल में फले पके पके बेर पर पड़ी। बेर देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। ओह, मुझे तो भूख लग रही है। अगर मैं थोड़े से बेर खा लूं तो मम्मी को बुरा नहीं लगेगा, है ना? उसका चेहरा खिल उठा और वो फिर से बुदबुदाती है, इनमें से कुछ बेर दादी के लिए भी ले लेती हूँ। हाँ, दादी खुशी से झूमने लगेंगी। और फिर लाल कंटोप वाली छुटकी घनघोर जंगलों के बीच पहुंचकर बेर तोड़ने लगी। अचानक उसके पीछे की झाड़ियों में से कुछ हलचल होती है और देखते ही देखते एक विशाल और खतरनाक भेड़िया उसके बिल्कुल सामने आ गया। भेड़िए को देखकर लाल कंटोप वाली छुटकी बहुत डर गई। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो छोटी लड़की? भेड़िए ने प्यार भरे बनावटी लहजे में पूछा। अपनी दादी माँ से मिलने जा रही हूँ। उनका घर जंगल के उस पार नदी के किनारे है। वो वहाँ अकेली रहती है ना, इसलिए मैं जा रही हूँ। छुटकी ने बड़ी मासूमियत से कहा। अब मैं अपना परिचय देती हूँ, मैं हूँ लाल कंटोप वाली छुटकी। तब मैं जल्दी जाकर तुम्हारी दादी को बताता हूँ कि तुम उनसे मिलने आ रही हो। तब तक तुम आराम से जितनी चाहो उतनी बेरियां तोड़ो। भेड़िया बड़ी चालाकी से बोला। ओह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भेड़िया महोदय। आप दादी को ये भी बताइएगा कि मैं उनके लिए स्वादिष्ट व्यंजन भी ला रही हूँ। वो बहुत खुश हो जाएंगी। भेड़िया सोचने लगा, आज का दिन अच्छा जाएगा। सबसे पहले मैं बूढ़ी दादी को निगल लूंगा, जिससे मेरी भूख मिट जाएगी। फिर वो छोटी लड़की मिठाई की तरह।
और फिर भेड़िया बड़ी तेजी से दादी माँ के घर की तरफ दौड़ पड़ा और यहाँ लाल कंटोप वाली लड़की ज्यादा से ज्यादा पेड़ तोड़ने के लालच में अपनी राह भटक गई थी। लगता है मैं रास्ता भटक गई हूँ। अब मैं दादी के पास कैसे जाऊँ? अपने घर किस तरह वापस लौटूं? छुटकी उदास मन से एक पेड़ के नीचे बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। मुझे माँ की चेतावनी का ध्यान रखना चाहिए था। उसके रोने की आवाज पास से गुजर रहे एक शिकारी को सुनाई दी और वो शिकारी आवाज की तरफ बढ़ता हुआ छुटकी के पास पहुंच गया। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो छोटी बच्ची? मैं अपनी दादी माँ से मिलने जा रही थी। वो जंगल के उस पार नदी किनारे रहती हैं, लेकिन मैं रास्ता भटक गई। ये जंगल बहुत ही खतरनाक है। यहाँ जंगली जानवर भी हैं। मैं तुम्हें तुम्हारी दादी के घर तक सुरक्षित पहुँचाता हूँ। भयानक जंगली जानवर, पर वो तो बहुत अच्छे लग रहे थे। मेरी मुलाकात भी हुई थी भेड़िया महोदय से। वो शातिर भेड़िया? मैं उसे काफी देर से ढूंढ रहा हूँ। कहाँ है वो? वो मेरी दादी को सूचना देने गए हैं कि मैं उनके लिए स्वादिष्ट पकवान लेकर आ रही हूँ और बहुत जल्द उनके पास पहुँचने वाली हूँ। अरे भोली बच्ची, हमें जल्द ही तुम्हारी दादी के घर पहुँचना चाहिए। उनकी जान को खतरा हो सकता है। लाल कंटोप वाली छुटकी को समझ में आ गया कि उसने एक चालाक भेड़िए को सब कुछ बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो शिकारी के साथ जल्दी जल्दी अपनी दादी के घर की तरफ चल पड़ी क्योंकि उसे दादी की सुरक्षा की चिंता हो रही थी। और बहुत जल्द दोनों दादी के घर के सामने पहुंच गए। छुटकी ने घर का दरवाजा खटखटाया और अंदर से उसे एक आवाज सुनाई दी। कौन है? दादी, मैं हूँ लाल कंटोप वाली छुटकी। आपसे मिलने आई हूँ। आपके लिए खाने के लिए कुछ स्वादिष्ट सामान भी लाई हूँ। अरे मेरी बच्ची, चल अंदर आजा, दरवाजा खुला ही है। इतने में शिकारी ने कहा, तुम जाकर अपनी दादी से मिलो, तब तक मैं भेड़िए से घर की सुरक्षा करता हूँ। लाल कंटोप वाली छुटकी घर के अंदर चली गई और वहाँ उसने दादी को बिस्तर पर लेटे हुए देखा, लेकिन वास्तव में तो वो भेड़िया था जिसने दादी को निगल लिया था और दादी के वेश में बिस्तर पर लेटा हुआ था। अपनी दादी का ये रूप रंग अजीब और बिल्कुल बदला हुआ देखकर छुटकी ने उससे पूछा, दादी, आपकी आंखें इतनी बड़ी कैसे हो गई? ताकि मैं तुम्हें अच्छे से देख सकूं मेरी बच्ची। और आपके कान इतने बड़े क्यों हो गए दादी? ताकि मैं तुम्हारी बातें अच्छे से सुन सकूं। और आपकी नाक इतनी बड़ी क्यों है? ताकि मैं तुम्हारी सुगंध अच्छे से सूंघ सकूं बच्ची। छुटकी की नजर बड़े बड़े नुकीले दांतों पर पड़ी और उसने डर से कांपते हुए पूछा, और आपके दांत इतने नुकीले और बड़े बड़े क्यों हैं? एकाएक वो भेड़िया छुटकी की तरफ छलांग लगाता हुआ बोलता है, ताकि मैं तुम्हें अच्छे से चबा सकूं मेरी मिठाई। छुटकी ने बड़े जोर से चिल्लाया और तुरंत वहाँ शिकारी आ धमका और बड़ी फुर्ती से उस भेड़िए को उसने मार डाला। और फिर वो मरे हुए भेड़िए का पेट चीर कर दादी को भी बचा लिया। लाल कंटोप वाली छुटकी अपनी दादी को सही सलामत देखकर बहुत खुश हुई। दोनों एक दूसरे के गले लग गए और फिर छुटकी शिकारी की तरफ देखते हुए बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका। आइए हमारे साथ इस स्वादिष्ट भोजन का आनंद लीजिए। भोजन? वाह, हाँ हाँ जरूर, हाँ क्यों नहीं। सभी हंसने लगे और केक, रोटियां, पके बेर और शरबत का आनंद लेने लगे। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसकी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। उसे चेरीज इतनी पसंद थी कि उसे लगता था बस और कुछ खाने की जरूरत ही नहीं है। सुबह हो या शाम मुझे बस चेरीज ही चाहिए। अब तो सारे लोग उसे चेरी ही पुकारने लगे थे। चेरी के पड़ोस में ही एक शातिर दिमाग औरत रहती थी। सिर्फ वो शातिर ही नहीं थी बल्कि काला जादू करने वाली डायन भी थी वो। और हाँ, उसके घर के बगीचे में चेरीज के पेड़ चेरीज से लबालब भरे हुए थे। वो लाल लाल चेरीज देखकर चेरी छुपके से बगीचे में कूद जाया करती और थोड़ी सी चेरीज ले आया करती थी। उस डायन को इस बात का बड़ा गुस्सा आता था। ऊपर से चेरी दिखने में भी बहुत खूबसूरत थी। उसके बाल लंबे और मुलायम थे।
गाल तो मानो लाल लाल सेब। मुख तो इतना सुंदर था कि उसे देखकर डायन गुस्से से आग बबूला हो जाती थी। एक दिन चेरी हमेशा की तरह डायन के बगीचे में चेरीज इकट्ठा कर रही थी। यही देखकर डायन जैसे पागल हो गई। गुस्से से उसने चेरी पर जादू किया और उसने उसे कुरूप और भद्दा दिखने वाली मेंढकी बना दी। बेचारी चेरी। उस गांव का जो राजा था उसे 3 बेटे थे और राजा बूढ़ा हो चला था। राजा ने अपने बेटों से कहा, तुम्हें मैं जो शर्त बताऊंगा वो शर्तें जो पूरी करेगा वो ही गद्दी का असली वारिस होगा। पहली शर्त ये कि मेरी अंगूठी में से आराम से पार जाने वाला 100 गज मखमली कपड़ा मुझे ला कर देना होगा। और देखते ही देखते तीनों वीर निकल पड़े। दोनों बड़े बेटों ने गाड़ी घोड़े भी साथ ले लिए और मखमली कपड़ों के कई सारी कटड़ियाँ खरीद ली। पर सबसे छोटा जो था वो चलते चलते सोच रहा था कि बाजार में मिलने वाला मखमली कपड़ा अंगूठी में से कैसे पार होगा। वो बहुत दूर तक चलता रहा। कई जगह उसने खंगाली पर हाथ कुछ न लगा। थक हार कर वो एक नदी किनारे बैठ गया। तब क्या हुआ पता है? तालाब से एक मेंढकी उछल के उसके सामने आ गई और बोली, क्या हुआ है तुम्हें? बड़ी चिंतित दिखाई दे रहे हो। मीठी सी आवाज सुनकर राजकुमार ने मुड़कर देखा। अरे मेंढकी, तुम मेरी क्या मदद करोगी? पर बताओ तो सही, तुम्हारी अड़चन क्या है? राजकुमार ने पूरी हकीकत बताई और मेंढकी उछल के तालाब के अंदर चली गई। एक छोटा सा टुकड़ा लेकर बाहर आई और कहा, ये कपड़ा तुम लेकर जाओ, तुम्हें ये जरूर काम आएगा। फूल न सही, फूल की पंखुड़ी सही। ऐसा सोच राजकुमार वहाँ से चल दिया। जैसे जैसे राजमहल नजदीक आ रहा था वैसे वैसे राजकुमार का हाथ भारी होने लगा था। राजा ने देखा कि तीनों ही राजकुमार मखमली कपड़ों के साथ हाजिर थे। उसने अपनी सोने की अंगूठी निकाली, पर दोनों बड़े बेटों के लाए हुए कपड़ों का थोड़ा सा हिस्सा ही अंगूठी के अंदर गया। बड़ी झिझक के साथ छोटे ने अपना कपड़ा आगे किया। इतना स्वच्छ साफ सुथरा मखमली कपड़ा देखकर सारे राज दरबारी आश्चर्यचकित हो गए। राजा की अंगूठी से वो कपड़ा बड़े ही आसानी से पार हो गया। हुश, एक शर्त तो पूरी हुई, राजकुमार ने सोचा। अब राजा ने अपनी दूसरी शर्त बताई कि अब मुझे इतना छोटा कुत्ता चाहिए जो अखरोट के कवच में समा जाए। फिर से तीनों राजकुमार अगली मुहिम पर निकल पड़े। ये तो बड़ी ही कठिन शर्त थी। अब इतना छोटा कुत्ता कहाँ ढूंढे भला? छोटा राजकुमार अब नजदीक के जंगल की तरफ चल पड़ा था। बड़ी देर तक चलता रहा और थक हार के फिर से नदी के किनारे ही आ बैठा। उसे मदद करने वाली उस मेंढके की उसे अचानक से याद आई और फिर से वो उछल के बाहर आ गई। अरे राजकुमार, तुम क्यों उदास दिख रहे हो? राजकुमार ने पूरी कहानी बताई। रुको, हम फिर से कोशिश करके देखते हैं। हाँ, ऐसे बोलकर फिर से वो पानी में चली गई और एक सूखा हुआ फल लेकर वो बाहर आ गई। बोली, ये लो, राजमहल में जाकर इसे फोड़ लो और फिर कमाल देखो। राजकुमार खुश होकर निकल पड़ा। बड़े भाइयों ने पूर्ण गांव में घूमकर कई सारे कुत्ते के पिल्ले जमा किए, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। किसी का सर न समा था तो किसी का पैर ही बाहर रह जाता तो किसी की पूंछ बाहर झांकती। दोनों बेचारे उदास हो गए। अब छोटे ने धीरे से फल सबके सामने फोड़ा और क्या, एक सफेद कुत्ते का बच्चा उसके अंदर समा गया। राजा ने उसे अखरोट के कवच में रखते ही वह बड़े आराम से उसमें बैठ गया। राजकुमार बड़ा खुश हुआ, राजा भी बहुत खुश हुए। अब तीसरी और आखिरी शर्त, हाँ, जो कोई सबसे सुंदर लड़की बहू बनाकर लाएगा उसे ये राज्य इनाम में दिया जाएगा। अरे वाह, ये तो बड़ा आसान है। दोनों बड़े भाई निकल पड़े। उनके पहचान में कई सारी सुंदर कन्याएं थीं। ये शर्त उन्हें बड़ी ही पसंद आई थी, पर छोटा राजकुमार निराश हो गया। अब मुझे कौन मदद करेगा? वह भद्दी सी मेंढकी मेरी किस काम की? ये थोड़ी नदी में मिलने वाली कोई वस्तु है। सोचते सोचते राजकुमार कब नदी के किनारे पहुंच गया उसे पता ही नहीं चला। फिर से उछलकर वो मेंढकी उसके सामने आ गई। अब क्या हुआ? अब क्यों मुंह उतारे बैठे हो राजकुमार? तुम्हारा चेहरा जैसे रो रो कर फूल गया हो। राजकुमार ने शर्त बताई। मेंढकी ने कहा,
जैसे ही राजमहल नजदीक आए पीछे मुड़कर देखना, पर हंसना नहीं। हाँ, अब की बार मेंढकी का कहा सच होगा, इस पर राजकुमार भरोसा ही नहीं कर पा रहा था। वो बेचारा राजमहल के दिशा में चल पड़ा। जैसे ही राजमहल नजदीक आया, उसे पीछे से कुछ शब्द सुनाई पड़े। उसने पीछे मुड़कर देखा और देखते ही रह गया। 6 हट्टे कट्टे चूहे एक बड़े से कद्दू की गाड़ी बड़ी तेजी से खींच रहे थे। एक बहुत बड़ा मेंढक लकड़ी के बक्से पर बैठकर गाड़ी हाँक रहा था और सबसे पीछे एक ऊंचे आसन पर उसकी दोस्त मेंढकी बैठी हुई थी। यह तो बड़ा ही विचित्र दृश्य था, पर राजकुमार को बिल्कुल हंसी नहीं आ रही थी। उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था, ये कैसे गाड़ी है। अगले मोड़ पर उसे अलग ही गाड़ी दिखाई पड़ी। एक रथ को 2 सुंदर काले घोड़े खींच रहे थे। गाड़ी वाले ने सैनिक के कपड़े पहने हुए थे। एक अप्सरा जैसे सुंदर लड़की आसन पर बैठी हुई थी। राजकुमार ने झट से पहचान लिया कि ये कोई और नहीं, ये वही मेंढकी ही है। तीनों राजकुमारों ने राजमहल में प्रवेश किया। दोनों बड़े भाइयों ने सुंदर लड़कियों की जैसे सेना ही खड़ी कर दी थी। पर जैसे ही चेरी ने राजमहल में प्रवेश किया, सारे सरदारों ने उसे सौंदर्य की रानी कहकर उसे मुकुट पहना दिया। तो प्यारे दोस्तों, शर्त पूरी करने के बाद राजा ने सबसे छोटे राजकुमार को ही राज्य का राजा बना दिया। राजकुमारी और मटर। एक समय की बात है, एक राजकुमार था जो शादी करना चाहता था। क्योंकि वो राजकुमार था, उसे चाहिए थी एक राजकुमारी। रानी ने उसे बड़े अनुशासन से पाला था, इसलिए राजकुमार का ये आग्रह था कि उसके होने वाली पत्नी भी सही मायनों में राजकुमारी हो। उनके राज्य में ऐसी कोई राजकुमारी न थी जो राजकुमार के लिए उचित हो, इसलिए राजकुमार पत्नी की तलाश में सारी दुनिया घूमने लगे। पर जितनी भी राजकुमारियों से वो मिले, उनमें कोई न कोई खामी थी। किसी की नाक ऊंची थी तो किसी का कद छोटा, किसी की चाल में खोट थी तो किसी की आवाज में। ऐसी कोई राजकन्या उसे नहीं मिली जिसे वो अपनी रानी बना सके। वो निराश होकर अपने राज्य लौट आया। उसने सोचा कि शायद उसके नसीब में पत्नी का सुख था ही नहीं। एक दिन जब वो अपने महल वापस पहुंचे, अचानक जोरों की बारिश होने लगी। आसमान में काले बादल छा गए और कड़कती बिजली की आवाज ने महल की दीवारों को हिला कर रख दिया। महल के सारे लोग एक जगह पर आग जलाकर कुदरत के इस कहर को देखने लगे। तभी महल के मुख्य द्वार पर किसी के खटखटाने की आवाज आई। राजकुमार के पिता ने यानी महाराज ने जब दरवाजा खोला तो बाहर एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी खड़ी थी। वो बारिश में भीग रही थी। उसके लंबे सुनहरे बाल और रेशम के जूतों से पानी टपक रहा था। उसने कहा कि वो एक राजकुमारी है। वो एक नजदीकी राज्य से अपने राज्य वापस लौट रही थी। उसकी ऐसी अवस्था को देखकर महारानी को विश्वास नहीं हुआ कि वो एक राजकुमारी है। रानी ने सोचा, क्या ये सच बोल रही है? महाराज उसे महल के भीतर ले आए और सबसे परिचय करवाया। रानी ने कहा, तुम्हारी इस कहानी पर यकीन करना मुश्किल है। मैंने कभी इतनी अस्त व्यस्त राजकुमारी नहीं देखी। चतुर रानी को दाल में कुछ काला नजर आया। आखिर उन्हें महल की सुरक्षा जो करनी थी। असलियत जानने के लिए उन्होंने एक युक्ति की। उन्होंने रसोई घर से एक सूखा मटर का दाना लिया और मेहमान कक्ष में राजकुमारी के बिस्तर के बीचों बीच रख दिया। फिर उन्होंने 20 रेशम से भी मुलायम गद्दे उस मटर के ऊपर रख दिए। इतने आकर्षक और मुलायम गद्दे किसी ने नहीं देखे होंगे। इन गद्दों से रानी की पसंद और पारखी नजर का अंदाजा लगाया जा सकता था। पहला गद्दा गहरे गुलाबी रंग का पंछी के मुलायम पंखों से बुना हुआ था। दूसरा बैंगनी रंग का रेशम के धागों से बुना हुआ था। तीसरा सफेद रंग का मलमल से भी मुलायम गद्दा जिस पर एक हंस का चित्र बना हुआ था। पट्टी वाले गद्दे, स्प्रिंग वाले गद्दे, जरी वाले गद्दे, लीनन के अति मुलायम और मूल्यवान गद्दे और सोने के धागों से बने हुए गद्दे जिन पर राज्य का चिन्ह और नाम लिखा था।
मटर के ऊपर ये सारे अति मुलायम गद्दे रखने के बाद राजकुमारी को उस पर सुलाया गया। हांफते हुए गद्दों को मटर के दाने पर एक के ऊपर एक रखने की फिजूल मेहनत करने के बाद रानी बोली, अब पता चलेगा कि ये लड़की राजकुमारी है या नहीं। सुबह जब राजकुमारी नाश्ता करने आई तब वो काफी अस्वस्थ थी। क्या तुम्हें अच्छी नींद आई? रानी ने पूछा। नहीं, मैं नहीं सो पाई। राजकुमारी ने जवाब दिया। मेरे बिस्तर में मुझे कुछ चुभ रहा था, कोई ऐसी चीज जो पत्थर से भी ज्यादा सख्त थी। मुझे लगता है वो तोपों में इस्तेमाल किया जाने वाला लोहे का गोला ही था। मेरे पूरे शरीर पर घाव के निशान पड़ गए हैं। सब ये सुनकर खुश हो गए, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि वो सचमुच एक राजकुमारी ही थी, क्योंकि इतनी कोमल और मुलायम त्वचा किसी राजकन्या की ही हो सकती है। राजकुमार ने उसके साथ शादी कर ली और उस मटर के दाने को बिस्तर से निकालकर राज्य के संग्रहालय में रख दिया गया, जहाँ वो मटर आज भी है।